नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस को देखने के लिए। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हम लोगों ने पिछले 6 सेट को अलग अलग चैप्टरों से कंप्लीट कर लिया है, जैसे मात्रक, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा शक्ति, तल यांत्रिकी या फिर थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड 6 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके मेरे प्लेलिस्ट पर जाके आप वहाँ से सारे वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कशन करते हैं प्रकाश और मानव नेत्र से रिलेटेड चैप्टर को, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। दोस्तों, लाल कांच जो होती है उसको सबसे ज़्यादा हीट यदि हम कर दिए तो वो हरा रंग का दिखाई देने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा रंग। कोई भी लाल का कांच है और इस लाल के कांच को हम यदि फ्लेम देके हीट देने लग जाएंगे और ज़्यादा गर्म होने के बाद ये लाल किस रंग का हो जाएगा? ये हरा रंग का हो जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? दोस्तों, साबुन का जो बुलबुला रंग होता है ये हम लोग देखते हैं झाग से, हम लोग हाथ से भी बना लेते हैं। तो इसका बुलबुला का जो रंग होता है वो व्यतिकरण के कारण चमकता है। ये व्यतिकरण कहने का मतलब है कि एक अलग फ्रीक्वेंसी की यदि कोई तरंग जा रही है, प्रकाश की तरंग है, और ये भी एक अलग फ्रीक्वेंसी की फिर एक दूसरी प्रकाश की किरण है, और जब ये दोनों मिल जाती है ना तो एक अलग ही किस्म की एक प्रकाश की किरण बना लेती है। और बस यही कहता है व्यतिकरण, कि दो अलग अलग किरणों को यदि मिला दिया जाए तो मिलने के बाद वो अलग फ्रीक्वेंसी की एक तीसरी किरण बन के फिर आगे फ्लो करने लगती है, और इसको हम लोग कहते हैं व्यतिकरण का नियम। तो चलिए समझते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जो प्रकाश का किरण जब पड़ती है किसी बुलबुला पे तो पहले तो हमारा बुलबुला कुछ इस टाइप का होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। इसका 2 सतह होता है, एक सतह यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, जैसे हम देख लेंगे ये ऊपरी सतह कहलाती है, और एक नीचे की भी सतह होती है जो लाइट को क्रॉस होने के टाइम ये दोनों सतह से गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ से कोई सन का लाइट आया तो आने के बाद ये लाइट यहाँ पर आने के बाद पहला सतह पर टकराएगा, और टकराने के बाद ये अंदर तक जाएगा, क्योंकि ये तो पानी है, पारदर्शी है, लेकिन फिर भी इसका कुछ अंश है ना वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। प्रकाश तो बहुत सारा जाती है अंदर में, लेकिन कुछ भाग इसके अंदर में चला जाता है और कुछ भाग क्या होता है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो प्रकाश की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जो अंदर चली जाएगी, तो अंदर जाने के बाद भी यहाँ पर भी इसी सतह पर सेम काम होता है। कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ लाइट इसके आर पार चला जाता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ आर पार चला जाता है। तो जितना अंश को हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, जितना अंश इधर वापस आएगा तो यहाँ पर भी वापस आएगा। तो क्या होता है ना कि जब हम यहाँ से देख पा रहे हैं किसी चीज़ को, मान के चलेंगे ये मेरा आंख है और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो हमें दिखाई देगा कि एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और जब ये दोनों लाइट आगे आके मिलेगी ना तो यहाँ पर एक अलग किस्म का, एक अलग फ्रीक्वेंसी का एक प्रकाश का तरंग का निर्माण करती है, और हमारे आंखों के सामने यही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्या रंगीन दिखाई पड़ता है, मतलब प्रकाश जो 7 रंगों से मिल के आती है उसी का कुछ भाग यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरंग की मिलन हो जाती है। तो व्यतिकरण के कारण ही ऐसा हो पाता है, तो हम लोग समझ लेंगे। और यहाँ पे इंद्रधनुष के जैसा 7 रंग नहीं मिलते हैं, यहाँ पे केवल आपको मिक्स रंग दिखाई देगा। आप इस पिक्चर में देख पाएंगे ये एक मिक्स रंग दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ेगा कि रंग का लेप चढ़ा हुआ है, और ये जो चढ़ा होता है ये व्यतिकरण के कारण, क्योंकि कुछ लाइट यहाँ से परावर्तन हो जाएगी, कुछ लाइट अंतिम के फेस से, कुछ लाइट अंतिम सरफेस से परावर्तन हो जाएगी, और दोनों परावर्तन वाली जो किरण मिलती है उसके कारण ये रंग का लेप बनता है। तो ये किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रमन का प्रभाव देखा जाता है। रमन, तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब रमन का प्रभाव किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये हमारे रमन साहब है, जिनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो रमन प्रभाव ये थे कि ये जब 1920 ईस्वी में ये जब भारत लौट रहे थे विदेशों से अध्ययन करके, तो यह देखे जब ये नाव पे जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो देखे कि जो समुद्र होती है ना वहाँ पर जो पानी होती है वो देखे कि यहाँ पर नीला पानी है। नीला तो है, ठीक है, लेकिन जब साइड का जो किनारा होता है वो वाइट दिखाई देता था। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नीला है, यहाँ पर वाइट है। तो नीला तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, आकाश का रंग भी नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन जो समुद्र में 2 कलर दिख रहा था, ये 2 कलर के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया 8 सालों तक, और 1928 ईस्वी में इन्होंने यही बोला,
प्रकाश का प्रकीर्णन से रिलेटेड एक नियम दिए जिसको रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है कि ये जो होती है ये नीला दिखाई पड़ती है, लेकिन कभी कभी समुद्र के बीच में भी देखेंगे कि एक जब सनलाइट आती है तो वहाँ पे कुछ उजला उजला दिखाई पड़ता है, या फिर किनारा पर भी देखते हैं जहाँ पर यहाँ पर ये वाइट दिखाई दे रहा है। तो ये नीला और वाइट का क्या कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और ये जो होती है वो प्रकाश का जो फोटोन होता है ना, वो फोटोन के फैलाव के कारण दिखाई देता है। और ये हर जगह ऐसी घटना घटती ही है, रियल में कुछ और होती है और हमको कुछ और दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश ये पानी जो है ये पानी तो वाइट होता है। आप एक बूंद पानी यहाँ से यदि हाथ में उठा के देखेंगे तो ये वाइट है, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है तो ये नीला दिखाई देगा। और जो साइड का पानी होता है वो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर का वाइट पानी दिखाई देने लगेगा। तो ये किसके कारण होता है? ये रमन प्रभाव के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसी बात को साबित कौन किए थे? रमन प्रभाव। अब इसमें क्या डिटेलिंग है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग आई डोनेट करते हैं ना, तो आई का कौन सा भाग को हम लोग डोनेट करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ये हम देख लेंगे, कॉर्निया क्लियर लेंस यहाँ पे है और हम इस भाग को डोनेट करते हैं हमेशा कॉर्निया के रूप में। तो बाकी सारा आँख का कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो मृत व्यक्ति होता है यदि उसका आँख यदि सही है तो उसको भी हम लोग पोस्टमार्टम के तौर पे बाहर कर लेते हैं और उसको फिर जीवित व्यक्ति के द्वारा प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो ये कॉर्निया भाग का यूज़ किया जाता है आँखों के प्रत्यारोपण में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको हम लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन, अगला क्वेश्चन है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो दोस्तों विचलन सबसे कम, अभी हम बात किए थे पिछले वीडियो में, जो लाल रंग होती है इसका विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन इसी कलर का होता है। देख लेंगे लाल बहुत कम ही मुड़ा है और सबसे नीचे स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर बनता है? बैगनी कलर बनता है। तो बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है, लेकिन लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। और यहाँ पूछ रहा है सबसे कम विचलन, तो कम विचलन किसका हो जाएगा? लाल का। जबकि ज़्यादा विचलन के बारे में पूछा जाए तो हम लोग बैगनी मारते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा भिभिया क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये जो पानी के अंदर जो बुलबुला होती है, ये बुलबुला कार्य किस लिए करती है, कार्य किसके कारण करती है? तो दोस्तों कार्य जो करती है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करती है। आप देख पाएंगे पानी के अंदर में बुलबुला होती ही होती है, लेकिन ये जो बुलबुला होती है यह किसके जैसा कार्य करती है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस के जैसा कार्य करती है, लेकिन दिखाई किसके जैसा देती है पूछा जाए तो ये उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगी। पानी के अंदर जो दोस्तों बुलबुला बनती है इससे दोनों बातें होती है, ये दिखाई देती है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन जब बात कार्य करने की आ जाए तो ये कार्य किस तरह करती है? अवतल लेंस की तरह। तो यहाँ से सारे कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिएगा। यदि दिखाने की बात करें तो उत्तल, या फिर काम करने की बात करें तो अवतल मारेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों है, दर्पण सूत्र क्या होता है? मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों जो दर्पण सूत्र होता है वो यही होता है, 1/v + 1/u = 1/f। बीच में प्लस का सिंबल होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जो बीच में होती है वो प्लस होती है। यदि माइनस की बात कर लिया जाए कि यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f, तो ये लेंस का सूत्र हो जाता है। तो दर्पण सूत्र में क्या होती है? हमेशा प्लस होती है और लेंस में माइनस होती है। अच्छा दोस्तों, एक नाम से आपको पता ही चलता है कि लेंस कैसे लिखते हैं हम लोग। लेंस लिखते हैं ऐसे, लेंस, और लेंस के सूत्र में माइनस का यूज किया जाता है, क्योंकि लेंस में से यदि अनुस्वार को हटा दिया ना तो ये लेस बन जाएगा। लेस मीन्स क्या होता है? घटाना। तो हमेशा स्टिक से आप याद रखेंगे, जो दर्पण का सूत्र होता है उसमें हम प्लस का यूज करेंगे, लेकिन जो लेंस का सूत्र होता है उसमें हम लोग लेस कर देंगे, मीन्स माइनस का यूज करेंगे। इस आप स्टिक को याद रखेंगे तो हमेशा दोनों फॉर्मूला में कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। यहाँ पे माइनस का यूज कर देंगे यदि तो ये क्या बन जाएगा? लेंस का सूत्र बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस किए हुए हैं तो दर्पण का सूत्र बन जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? दोस्तों प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया में क्या होता है? दोस्तों मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष का कहने का मतलब होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना। जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़े तो ऑप्शन नंबर बी है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो हम लोग निकट दृष्टि दोष क्यों बोलेंगे? हम लोग को तो दूर दृष्टि दोष कहना चाहिए था ना।
तो देखेंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष इसलिए हम नहीं कहते कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। एक्चुअली हमारे आंख के अंदर में निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि रेटिना से पहले ही इसका प्रतिबिंब यहाँ पर फोकस कर लेता है। मतलब जब भी कोई लाइट यहाँ से बाहर से आती है हमारे आंख पे, तो ये रेटिना तो यहाँ पर है, इसको यहाँ पे फोकस करना चाहिए था, फिल्म पे इसको बनाना चाहिए था, ताकि हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुँच जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। लेकिन वो फोकस को पहले ही बना लेता है, निकट में ही बना लेता है, ये इसे दूर नहीं ले जाता है, ये इस पर भी नहीं बनाता है, ये क्या करता है, यहाँ से निकट में ही बना लेता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष हो गई। और ये किस तरह की वस्तुओं में होती है, ये दूर की वस्तुओं में होती है। मतलब दूर रखी वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दूर की जो वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब निकट में ही बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि यह मायोपिया होती है। इसके भी बहुत सारे रीज़न है क्यों निकट में बनते हैं, इसके लिए हम एक अलग से छोटा सा वीडियो लेंगे, फिर सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चश्मा जो बनाते हैं उसमें कांच का प्रयोग, क्रुक कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सोडा कांच, पोटास कांच, क्रुक्स कांच का यूज कहाँ पे किया जाता है, चश्मा बनाने में किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है, लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों, ये जो लैम्बर्ट का नियम होती है ये प्रदीप्ति से संबंधित होती है। कभी कभी तो प्रदीप्ति का एक गैर ऐसा मात्रक भी पूछा जाए कि गैर ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लैम्बर्ट होता है, क्योंकि लैम्बर्ट जो नियम दिए हैं वो प्रदीप्ति से रिलेटेड था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किसको। तो दोस्तों, जब दूर की दृष्टि दोष होती है तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, और जब निकट दृष्टि दोष आ जाएगी तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन जब दूर की दृष्टि दोष हो जाएगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए, जो दूर हम लोग बोलते हैं ना, तो दूर उसमें ऊ जरूर आता है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस ले लेंगे। लेकिन जब निकट की बात आती है तो निकट में कुछ नहीं आता है, ऊ नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे अवतल ले लेंगे। तो इस टिक से भी हम लोग समझ सकते हैं, आपके अंदर कन्फ्यूजन होती होगी तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि दूर की दृष्टि दोष है, तो दूर जब कहते हैं तो यहाँ पे ऊ आ जाता है, और यही ऊ के कारण हम लोग क्या कर लेंगे, उत्तल लेंस कर लेंगे। जबकि निकट दृष्टि दोष होती है तो हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, प्रकाश तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, ये जो होती है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन TIR के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रकाशीय तंतु जो होती है ऑप्टिकल फाइबर, ये है मेरा ऑप्टिकल फाइबर, और इसके अंदर में जो होती है ना, डेटा को प्रकाश के वेग से भेजा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। दोस्तों, ये ऑप्टिकल फाइबर का खोज है वो नरेंद्र सिंह कपानी ने किए थे। दोस्तों, ये जो नरेंद्र सिंह कपानी थे, इन्होंने 1953 ईस्वी में ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था, इसलिए द फादर ऑफ दी ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, द फादर ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है और फाइबर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो डेटा को भेजने में, वो भी प्रकाश की गति में भेजने में किया जाता है, और इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज़ किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। सूर्य का जो प्रकाश आता है वो तो दोस्तों हमको वाइट दिखाई देता है कि नहीं है, लेकिन वाइट दिखाई देने के कारण भी इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिज्म से एक वाइट रेज को क्रॉस करवाते हैं तो ये इधर स्पेक्ट्रम पे 7 रंग बन के आ जाती है ना, मतलब 7 रंग कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली हुई थी तो इसीलिए 7 रंग आ जाती है। तो प्रकाश का रंग है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है, क्योंकि हम लोग 7 रंग को पर्दे पे उतार भी सकते हैं बाद में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हम लोग अभी बात किए थे कि आकाश का रंग नीला हो या फिर समुद्र का रंग नीला हो, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला। लेकिन समुद्र के अंदर जब नीला के साथ साथ एक वाइट का भी कोई चीज़ दिखाई देता है, 2 रंग दिखाई देता है, तो जो वाइट वाला रंग दिखाई देगा उन्हीं की खोज किसने किया था, रमन प्रभाव के द्वारा रमन साहब ने किए थे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब हम लोग स्पष्ट देख पाएंगे जब हमारा जो आँख होता है ना, वो एक 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, इसके बाद की दूरी को ही हम लोग साफ देख पाएंगे, इसके नज़दीक की दूरी को हम लोग साफ नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जो आँख होती है ना, ये जब ऐसे देखेगी तो इधर वाली आँख भी ऐसे देखेगी, और ये मिलती है 25 सेंटीमीटर पर, इससे पहले मिल ही नहीं पाएगी। तो हमारे माइंड में 2 इमेज बनेगा, यह 25 सेंटीमीटर से अंदर की वस्तु
कोई भी रख देंगे या फिर उंगली रख के देखेंगे तो आपके माइंड में दो दो इमेज बनेगा, दो दो उंगली दिखाई देगा एक उंगली का। इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। हम लोग 25 सेंटीमीटर के बाद वाली चीज़ों को ही साफ साफ देख पाते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। जब दोपहर के 12 बज रहे हो तो किस दिशा में दिखाई देगा। तो दोस्तों ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सूरज होती है ना वो सूरज के डायरेक्ट अपोजिट में ही है, आपको रेनबो दिखाई देगा। आपको कभी भी जिधर सन है उसी साइड में नहीं दिखाई देगा। यदि सन इधर है पश्चिम की दिशा में है तो आप पूरब की दिशा में देख पाएंगे एक रेनबो को, लेकिन यदि आप पूरब की दिशा से है तो पश्चिम की दिशा में देख पाएंगे। पर जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो सूर्य हमारे सर पे होता है, और जब सर पे होता है और यहाँ हमारा अर्थ है तो ये सर से डायरेक्ट क्या होता है, अर्थ पे आ जाता है प्रकाश, और यहाँ पे हम लोग नहीं देख पाएंगे कोई भी रेनबो को। लेकिन ये तभी दिखाई देगा जब या तो ये पूर्व की तरफ रहेगा और ये पश्चिम की तरफ रहेगा, ताकि सूरज के अपोजिट साइड में रेनबो देख पाए। और दूसरी बात, रेनबो कभी भी आप देखेंगे वह वर्षा होने के बाद ही दिखाई पड़ेगा, वर्षा से पहले नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि वर्षा से पहले दोस्तों वायु में वर्षा की बूंद रहती ही नहीं है ना, पानी की बूंद रहती ही नहीं है। ये कब आती है, वर्षा के बाद। तो इसीलिए रेनबो हमेशा वर्षा के बाद दिखाई देगा और सूर्य के डायरेक्ट अपोजिट साइड में दिखाई देगा। इसलिए 12 बजे यदि वर्षा हो भी जाए तो हम लोगों को रेनबो नहीं दिखाई पड़ती है। ये हमारे 18 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। दोस्तों लेंस की जो शक्ति होती है इसको हम लोग मिलाएंगे। लेंस की शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, डायऑप्टर होता है, यहाँ से मिला सकते हैं। दूसरा है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला ये दोनों क्या है, प्राथमिक रंग है। पता ही होगा ये तीनों रंग किसी से मिलके नहीं बनता है, ये तीनों रंग नेचुरल रंग होता है और इसको बनाया नहीं जा सकता है। तो जो लाल, हरा और नीला रंग होता है इसको यदि हम मिला दिए तो क्या बन जाएगा, तीनों मिलने से व्हाइट बन जाएगा। लेकिन लाल, हरा, नीला बेसिक रंग होती है और टीवी में भी, कलर टीवी में इसी 3 रंगों का यूज़ किया जाता है। यदि 3 रंग आपके पास ये मौजूद है तो आप बाकी के रंगों को भी बना सकते हैं। तो फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, 3 नंबर का फोकस दूरी का ऐसा मात्रक दोस्तों मीटर होती है। फोकस दूरी का मीटर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता जो होती है उसकी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा कैसा। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को हमेशा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जैसे हम लोग धरती पे है ना, तो धरती पर से हम लोग जब इस आकाश को देखेंगे ना तो ये नीला दिखाई देगा। लेकिन जब यहाँ पर मान के चलेंगे, यहाँ पर क्या है, धरती का वायुमंडल है और उसी वायुमंडल के कारण जब हम उसको देखते हैं तो प्रकीर्णन हो जाती है और इस वायुमंडल के कारण ही हमको नीला दिखाई देता है। लेकिन हम इस वायुमंडल से ऊपर चले जाए, अंतरिक्ष में चले जाए, यहाँ पे हैं तो यहाँ पे तो कोई वायु है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ऊपर में काला दिखाई देगा, क्योंकि एक्चुअली में ऊपर कुछ है ही नहीं है। तो ऊपर जब कुछ है ही नहीं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये तो वायुमंडल के कारण, यहाँ पे बहुत सारा वायु है तो वायुमंडल के कारण हमें ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रकीर्णन हो जाती है। लेकिन जब हम इससे उठ के ऊपर आ जाएंगे ना तो यहाँ पे तो वायुमंडल है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रकीर्णन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष यात्री को या फिर वायुमंडल से ऊपर जाके यदि हम आकाश को देखें तो आकाश काला दिखाई देगा, जबकि धरती पर रह के देखें, वायुमंडल के अंदर से देखें तो वो कैसा दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो है वो हमारे आंखों के सामने जो बनेगा हमें वही दिखाई देगा ना। तो बस ये बातें होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों जो दृश्य प्रकाश होती है उसका तरंगदैर्ध्य या परिसर कितना होता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि 3900 से 7800 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 390 से 780 nm के बीच में जो प्रकाश होती है दृश्य देखने लायक, उस प्रकाश का जो है तरंगदैर्ध्य परिसर होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा कार होता है, कार को छोड़ दीजिए, आप बाइक ही ले लीजिए। ये हमारा बाइक है और इस बाइक में जो हैंडल के साइड में जो साइड मिरर होता है लगा हुआ है दोनों साइड से, तो ये जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये दर्पण है, लेंस नहीं है। दर्पण इसलिए है क्योंकि इसके आगे का भाग को हम लोग रंग देते हैं ताकि यहाँ पर क्या करे, आईना के जैसा ये काम करे। तो ये जो होती है इसमें हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। आप छू के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। जो दर्पण को छूने से आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा उठल दिखाई दे तो ये हमेशा उत्तल दर्पण होता है।
जो हमेशा थोड़ा सा उठा हुआ रहे वो उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे जो होती है ना, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु को छोटा करके दिखाती है। तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, यहाँ पे क्या है कि वस्तु को छोटा करके दिखाना है ना। अब पीछे यदि महल है बना हुआ या कोई गाड़ी आ रही है तो क्या पूरा गाड़ी का फोटो लेगा, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, इतना छोटा स्पेस है कि यहाँ पर तो गाड़ी का केवल एक हेडलाइट आएगा। लेकिन यहाँ पे हम पूरा गाड़ी को देख लेते हैं कि हाँ पीछे एक ट्रक आ रहा है, तो हम ये पूरा ट्रक को देख लेते हैं इस आईना में। क्यों? क्योंकि जो मिरर है यह वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके हमें दिखाता है। तो जो उत्तल दर्पण होती है ये वस्तु को छोटा करके हमें दिखाती है। तो इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो या फिर 4 व्हीलर हो, तो इसके साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष के क्या कारण है। दोस्तों जो दीर्घ दृष्टि दोष होती है इसके कई कारण हैं, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, ये दीर्घ दृष्टि दोष के कारण है, जबकि बाकी सब कारण ये दीर्घ दृष्टि दोष के अधिक कारण नहीं है। अभी चलिए हम इसके बारे में आपको थोड़ी बातें बतला दें। जो दीर्घ दृष्टि दोष होती है, जैसे ये हमारा लेंस है और ये हमारा आँख है, तो देख लेंगे जब ये आँख होती है ना और ये हमारा रेटिना है, यहीं पर हमारा फिल्म बनता है, यहीं पर किसी का फोकस बनना चाहिए, तभी हमारे मस्तिष्क में सूचना जा पाएगा। तो ये जो हमारा है रेटिना बन गया। अब क्या होती है ना कि जब लाइट आती है ना यहाँ से, तो जब लाइट आती है तो यहाँ पे आने के बाद इस लेंस पे टकराने के बाद इसको एक्चुअल में यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, ये यहाँ नहीं बन पाए के ये यहाँ पर बनती है। तो हम लोग कहते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष हो गई। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पे बनती है। तो क्या होती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। ये जो लेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये लेंस, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या थी, इस लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे थी, लेकिन यह फोकस दूरी ज़्यादा हो गया, मतलब ये फोकस बहुत ज़्यादा दूर जाके फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर आने वाले सिग्नल को हमारा माइंड क्या करेगा, रीड नहीं कर पाएगा, तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ज़्यादा हो गई यहाँ पे, तो कौन सा दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गई। यदि ये निकट रह के नज़दीक में ही बन जाता तो निकट दृष्टि दोष होती। हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा किए हैं। और जब रेटिना पर बनेगी तो हमारा आंख सही रहेगा, तो हमें वो वस्तु साफ दिखाई देगी। तो बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन कभी पहले बन जाता है, कभी बाद में बन जाता है। ये होता है लेंस के कारण में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नेत्र गोलक यहाँ पे छोटा बन गया। यदि फोकस यहाँ बन रहा है, इसका मतलब है कि ये छोटा हो गया। क्या? यदि ये बड़ा हो जाता तो फोकस को पार करके इसको इतना बड़ा करना चाहिए था ना कि उतना ज़्यादा घूम के आए, पर वो तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसका वक्रता अभी अधिक हो जाए, ये भी नहीं हो पाएगा। वक्रता तो और छोटा हो गया, तो कोई विकल्प सही नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। हमारा क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र की फोकस दूरी है वो अधिक हो गई है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से उस पर जाके बन रहा है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगें क्या होती है। दोस्तों जो प्रकाश की तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, समझ लेंगे। जो प्रकाश होती है, जब इसके थ्योरी में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में इस बात को समझेंगे। अभी बस देख लें कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों अभिनेत्री लेंस, जो हम लोगों का आंख होता है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हम लोगों के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे आंखों पे बनता है। हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारा जो माइंड है वो इस चीज़ को फिर हम सीधा करके हमें बतलाता है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। नहीं तो उल्टा का मतलब ये नहीं कि आदमी लेटा हुआ है, ऐसे करके आदमी बना देगा, पर ऐसी बात नहीं होती है। देखते हम उल्टा प्रतिबिंब है, लेकिन हमारा माइंड उस चीज़ को सीधा करके हमें बतलाता है। तो ये हो जाती है अभिनेत्र लेंस की बातें। चलिए चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन पे, जो कि आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 25, वो भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब था दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ। आप एक एक क्वेश्चन को लेके देख लीजिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा हुआ नहीं है। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लाए हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है वो सब पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला एक छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा। दोस्तों आपको बतलाई थी, जो प्राथमिक रंग होती है उससे सारा रंग बनते हैं, लेकिन जब 7 कलर को यदि हम लोग रोटेट करने लगेंगे, इस दिशा में ऐसे घुमाने लगेंगे, तो जो हमें सामने दिखाई देगा ना वो सफ़ेद रंग दिखाई देगा।
7 रंग है, आप कर सकते हैं, आप अपने बुक में भी कर सकते हैं। यदि आप 7 लाइन खींच दीजिए 7 कलर को और फिर आप देख लीजिए इस कलर को एक बार रोटेट कीजिए। जब सातों रंग मिल जाएगी ना तो मिलने के बाद कौन सा कलर बनती है, तो दोस्तों मिलने के बाद हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ से व्हाइट कलर जो है ना वो आपको आने लगेगा, यहाँ से व्हाइट कलर आपको दिखने लगेगा, सातों कलर छिप जाएगा। तो ये होती है इंद्रधनुष वाले सातों रंगों को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा, 7 रंग से कौन सा रंग बनेगा, सफ़ेद रंग बनेगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बतला दें कि अगला जो हमारा चैप्टर है वो विद्युत धारा और चुंबकत्व से रिलेटेड चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे हम आपको बतला दें कि इफ़ आपके लिए वीडियो यूजफुल लगे तब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में यदि आपको कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम है, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विद्युत धारा और चुंबकत्व से रिलेटेड चैप्टर को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।